हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल BSR मैथ्स गुरु पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम फिर पढ़ेंगे रीट लेवल फर्स्ट के मैथ्स को। और आज से पहले जो भी हमने रीट लेवल फर्स्ट के वीडियोस पढ़े हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं गणित के शुरुआती टॉपिकों को, यानी शुरू से लेकर के अंत तक। और उसमें हमारा एक टॉपिक जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो है करोड़ तक की संख्याएं। तो चलिए फिर देखते हैं अभी तक जो हमने पिछले वीडियोस बनाए हैं उनमें अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है। अभी तक हमने पढ़ लिया करोड़ तक की संख्याओं में प्राकृत संख्या अपना पूरा हो गया, पूर्ण संख्याएं पूरा हो गया, पूर्णांक हो गया, परिमेय संख्याएं, अंकों का स्थानीय और जातीय मान भी हमने सीख लिया, संख्या पद्धति सीख ली और विभाजकता भी सीख ली और उसके नियम जो थे वो भी सीख लिए। अभी तक हम पिछले वीडियो में हमने ये सारी बातें सीख ली, यानी करोड़ तक की संख्याएं अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक इसके वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आए बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर जा कर के आप विजिट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में जो है वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे और उससे संबंधित सवाल कैसे पूछेगा। उसके बाद गुणनखंड पढ़ेंगे और उसके बाद गुणज भी पढ़ेंगे। हालांकि आपके सिलेबस में सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ही है, अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड और गुणज इन दोनों से सवाल पिछले साल पूछे गए थे। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इनको थोड़ी सी इन पर भी नज़र दौड़ाएंगे और देखेंगे कि ये क्या होते हैं और कैसे किए जाते हैं। यानी इनको हमें इतना गहन नहीं पढ़ना। हमारा मुख्य आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए फिर ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा की बात करें तो अभाज्य गुणनखंड कहते किसे हैं, किसी संख्या के अभाज्य संख्याओं के, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना। कोई भी संख्या देगा उसे इस प्रकार की संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना ताकि वो सारी की सारी संख्याएं अभाज्य हो। जैसे आपसे बोल दे 15 को बोले, अब 15 जो है वो तो भाज्य संख्या है क्योंकि 15 में 3 का और 5 का भाग जाता है। अब इसे तोड़ना यानी इस संख्याओं इस प्रकार से गुणा के रूप में लिखना कि उसके बाद उन टुकड़ों में किसी और का भाग न जाए, यानी 3 गुणा 5, 3 और 5 जो है वो 15 के क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड करने के लिए जिस चीज़ की मुख्यतः जरूरत पड़ती है वो पड़ती है आपको विभाजकता के नियमों की। और विभाजकता के नियम जो है वो हमने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, सीख लिए थे कि कैसे होता है और उनका यूज़ आपको कैसे करना है। ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना ही उसके अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। उससे हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं विभाजकता के नियमों का उपयोग करके। तो इसी हिसाब से अगर आपको 12 के बोले 12 के अभाज्य गुणनखंड बताओ तो आपको पता है 2 × 2 × 3 होता है। अगर ऐसे नहीं पता तो आप 12 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। 2 है तो 2 का भाग चला जाएगा 6 बार, फिर 2 है 3 का जा रहा है और फिर 3 का 1 जा रहा है। तो ये क्या आ गए, 12 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब इनसे संबंधित प्रश्न कैसे पूछता है वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 720 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 720 दे रखा है, उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, 720 के अभाज्य गुणनखंड करके चेक कर लेते हैं। तो ये लो 720 है, पहले हम भाग दें तो 2 का जा रहा है, 2 3 6, 2 6 12 0, फिर 2 का जा रहा है 2 1, 2 8 16 0, फिर 2 का जा रहा है 90, अब 3 का जा रहा है 30। अब देखो 2 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। और इसमें 2 4 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें भी 3 बार है और इसमें 2 बार है। मतलब यहाँ पे आपको कोई न कोई ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। अब इसमें हम आगे देखें तो फिर 2 का भाग 90, सॉरी 2 का फिर जा रहा है, 2 का फिर जा रहा है ना, 2 का भाग 45 बार। अब देखो 2 कितनी बार आया, 4 बार। तो इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार और इसमें 4 बार। इसमें 4 बार आ रहा है, मतलब इनमें से कोई आ जाएगा। आगे और देखें तो 3 का भाग 15 बार, 3 का भाग 5 बार और 5 का 1 बार। तो 2 तो आया 4 बार, 3 आया 2 बार और 1 आया 5। 4 बार 2 है, 3 2 बार है, 1 5 बार है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ए ऑप्शन सही हो गया। अब ये जो संख्याएं आई इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 720 में 2 कितनी बार है, 4 बार है तो 2 की घात 4, 3 2 बार है तो 3 की घात 2 और 5 1 बार है तो 5 हो गया। यानी कोई गुणनखंड अगर जितनी बार आता है उसे हम उसकी घात के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। आगे बात करते हैं तो आगे वाला आपको कह रहा है 840 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। अब की बार 840 की बात कर रहा है तो ये लो 840। फिर अभाज्य गुणनखंड करने शुरू करें तो 2 का भाग जा रहा है 4 बार, 2 का 2 बार 0, फिर 2 का 2 बार 1 बार और 0, फिर 2 का जा रहा है 105 बार। अब 3 का जा रहा है 3 3 9, 3 5 15,
5 का जा रहा है 7 बार और 7 का जा रहा है 1 बार। तो 2 तो आया 3 बार, 2 3 बार कितनों में है? 2 ही बार है, 2 ही बार है, 3 बार है, इसमें है 3 बार और इसमें है ही नहीं, मतलब ये बाकी के ऑप्शन नहीं है, एक बचेगा आपका लास्ट। फिर 3 है 1 बार है, 5 1 बार और 7 1 बार है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। यानी आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, उसके लिए विभाजकता के नियम चाहिए जो आपको अच्छे से आने चाहिए, उसी से आप इसके अभाज्य गुणनखंड आराम से कर सकते हैं। एक तो इस हिसाब से प्रश्न पूछता है ना, हमने वही प्रश्न उठाए हैं जो आपसे गत वर्षों में पूछे गए हैं या उसके पैटर्न के प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, उस हिसाब से प्रश्न पूछे गए हैं। डिजिट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया गया है, लेकिन पैटर्न यही था सवाल जो आपसे गत वर्षों में पूछे गए थे वो। आगे वाला तीसरा प्रश्न कह रहा है 216 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए कितनी होगी। 216 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए कितनी होगी। यानी 216 की जब आप अभाज्य गुणनखंड करो ना, इस हिसाब से जैसे ये कर रखे हैं, उसमें अभाज्य गुणनखंड कितनी बार आते हैं वो आपको काउंट करके बताना है। देखिए कैसे करेंगे। वो दे रखा है आपको 216, तो ये लो 216, भाग देना शुरू, अभाज्य गुणनखंड करना शुरू करो। 2 का चला जाएगा 1 बार, आगे गया नहीं 0, 2 8 16, फिर 2 का 54 बार, फिर 2 का जा रहा है 27 बार, अब 3 का जा रहा है 9 बार, 3 का जा रहा है 3 बार और 3 का जा रहा है 1 बार। ठीक है, तो अब इसमें 2 कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया, यानी 2 की घात 3 हो गई, और 3 भी कितनी बार है? 3 बार है, तो ये लो 3 भी 3 बार हो गया। तो इसकी घातें देखो 2 कितने बार आए टोटल? 1 2 3 4 5 6 बार आए। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। सारे अभाज्य गुणनखंड पूछे, ये 2 प्रकार से प्रश्न पूछता है, एक तो सीधा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और एक पूछा है विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या या विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 2 प्रश्न अलग अलग पूछता है। सीधा अगर गुणनखंड पूछे, सीधे अभाज्य गुणनखंड पूछे, तो जितने भी गुणनखंड आते हैं उन सभी को जोड़ लो या उसकी घातें जोड़ लो। 3 और 3 कितनी आ रही है? 6 आ रही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी सवाल में ये ऐसे पूछता ना, जैसे इसके अभी हमने 216 के अभाज्य गुणनखंड किए, 2 की 3 और 3 की 3 आया था। इस सवाल में अगर ये अभाज्य गुणनखंड न पूछ करके ऐसे पूछता विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या बताओ, इसमें विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या, तब हम क्या बताते? तब हम बताते कि जी 2 भी आया है और 3 भी आया है, 2 ही प्रकार के भिन्न भिन्न भाजक आए हैं, तो इसमें अभाज्य भाजकों की संख्या, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाती? 2 हो जाती। विभिन्न का मतलब अलग अलग जो भाजक आए हैं या अलग अलग जो गुणनखंड आए हैं वो लेने होते हैं। सीधा अभाज्य गुणनखंड पूछे तो जितने भी आए हैं उन सभी को लेना होता है। ठीक है, चलिए आगे वाला सेम प्रश्न यही है। 56 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 56 के पूछ रहे हैं तो 56 के कर लो। 2 का भाग 28 बार, 2 का भाग जा रहा है 14 बार, 2 का भाग जा रहा है 7 बार और 7 का जा रहा है 1 बार। कितने हो गए? 1 2 3 4 हुए, तो कितने हो गए? 4 है। तो ये लो ऑप्शन बी सही हो गया, है ना। इसी हिसाब से आपसे प्रश्न पूछता है अभाज्य गुणनखंड से संबंधित, और ये गत वर्षों में आए हुए प्रश्न ही हम ले रहे हैं। आगे वाला प्रश्न देखो 5वां, 3384 के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या बताओ। कि 3384 जो है उसके विभिन्न अभाज्य भाजक, विभिन्न पूछ लिया है अब की बार, तो 3384 जो है उसके अभाज्य गुणनखंड करो आप पहले। 2 का जा रहा है 1 बार, 2 6 12, 2 9 18, 2 2 4, 2 8 16, 2 4 8, 2 6 12, 2 4 2 3, 3 का चला जाएगा 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21, 47 एक अभाज्य संख्या है। 47 में तो 47 का ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। तो विभिन्न मतलब अलग अलग अभाज्य भाजक जो है वो देख लो कितने आए हैं। 2 अलग आया है, फिर 3 भी है और 47 भी है। तो टोटल कितने हो गए? 2 भी आया, 3 भी आया, 47 भी आया। 3 प्रकार के भाजक आए हैं, तो कितने हो गए? विभिन्न अभाज्य भाजक 3 हो गए। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। सेम यही है 27720, तो 27720 में फिर देख लो कितने आएंगे। ये लो 27720 है। विभिन्न अभाज्य भाजक पूछ रहे, 2 का भाग जा रहा है 1 बार, 2 3 6, 2 8 16, 2 6 12 0, फिर 2 का 2 6 12, 2 9 18 3 0, फिर 2 का 3 4 8, 2 6 12, 2 5 10। अब 2 का नहीं जा रहा, तो 3 का जा रहा है क्या? 3 का भाग कब जाता है? जब अंकों को जोड़ते हैं तब जाता है। तो 10 से 3 13, 5 18, 3 का चला जाएगा 1 1 5 5। 3 का फिर जा रहा है 3 3 9, 3 5 3 8 24 और 3 5 15। अब 3 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है, तो 5 7 35, 3 बच गए, 5 7 35। अब 7 का जा रहा है 11 बार और 11 का जा रहा है 1 बार। तो विभिन्न अभाज्य भाजक कौन कौन से आए? 2 अलग आ गया, फिर 3 आया है, फिर 5 आया है, फिर 7 आया है, 11 है। तो 1 2 3 4 और 5 कितने विभिन्न अभाज्य भाजक है? 5 प्रकार के हैं। तो विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या जो है कितनी हो गई? 5 हो गई।
ठीक है। विभिन्न का पूछे तो जो जो अभाज्य संख्या हमने अलग अलग लिखी है वो सारी किसी सारी लेनी होती है। और अगर सीधा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए उन सभी को देख लो कितनी बार आए हैं वो हो जाता। अगर इसी सवाल में आपसे ये पूछता ना अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें 8 होगी और विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या जो है वो इसमें कितनी मिलेगी आपको 5 मिलेगी। ये बात थोड़ी सी ध्यान करनी है, ठीक है। एक ये दे दिए। अब इसमें तो अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड हमें करने पड़े थे, उसके बाद बताना था। अब थोड़ा सा घुमा के ये करता है अभाज्य गुणनखंड करके ही देता है और कई बार ये पूरा नहीं करके देता, जैसे ये सवाल करके दे रखा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इस प्रकार के सवाल देना गुणनखंड करके दे रखे हो तो उनमें आपका दिमाग पहली बार इस बात पे जाना चाहिए कि जो संख्याएं दे रखी है ना इसने वो सारी की सारी अभाज्य होनी चाहिए। अगर अभाज्य नहीं है तो उसे भाज्य में आपको बदलना पड़ेगा। अभाज्य नहीं है तो उसे अभाज्य में आपको बदलना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसमें देखो 2 दे रखा है, 5 की घात 7, 7 की 9, 13 की 8। इसमें ये जो 2 5 7 और 13 दे रखे हैं ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस प्रकार के सवाल थोड़े चक्कर में डाल के लेने के लिए ऐसे दे देता है, जैसे नीचे लिख रहा है मैंने 4 दे रखा है, जबकि हमें पता है 4 अभाज्य नहीं है। 4 के टुकड़े और हो सकते हैं 2 × 2, है ना। इसी हिसाब से 9 के और हो सकते हैं 3 × 3 और 25 के भी और हो सकते हैं 5 × 5, यानी इस हिसाब के भी सवाल देता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान करना कि सीधी संख्याएं दे दे तो हम ये सोचेंगे कि इसने गुणनखंड करके दे रखे हैं, हमें नीचे वाली संख्याओं पे जाना ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें इन संख्याओं को भी ध्यान में रखना है कि नीचे वाली संख्याएं अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सवाल कैसे पूछता है, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहे तो ये तो अभाज्य गुणनखंड करके ही दे रखे हैं। तो इसमें जो जो आए हैं, जैसे 2 कितने बार आए, 3 बार तो ये हो गया, 5 आया 7 बार तो 7 और 3 10 हो गए, फिर 7 आया 9 बार तो 10 और 9 19 हो गए, और 13 आया 8 बार तो 19 और 8 कितने हो गए 27 हो गए। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई 27 हो गई। यानी सीधा जो आपको घात दे रखी है अभाज्य संख्याएं करके दे रखी है तो जो घात दे रखी है उनको जोड़ते जाओ, काम खत्म हो जाएगा। नीचे वाला सवाल देखें तो इसमें इसने थोड़ा सा आपको चक्कर में डाला गया है, लेकिन हमें चक्कर में नहीं पड़ना। इसने क्या दे रखा है 4 की 7, फिर 9 की 12, फिर 25 की 8। आपसे ये पूछ रहा है दिए गए सवाल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है तो अभाज्य गुणनखंड हम सीधा क्या करते हैं, घातों को जोड़ते हैं और अपना उत्तर ढूंढते होंगे, है ना। 12 और 8 20 और 7 27 हो गया जी, तो 27 भर दो। नहीं, इसमें 27 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, इसको और तोड़ने पड़ेगा। तो 4 को हम 2 की घात 2 बोल सकते हैं, 4 को बोला है और ऊपर 7 पड़ी है, गुणा 9 को हम 3 की घात 2 बोल सकते हैं, ऊपर 12 पड़ी है, गुणा 25 को हम 5 की घात 2 बोल सकते हैं, ऊपर पड़ा है 8। अब देखो 2 की घात 7 दुआ कितने हो गए 14, 3 की घात 12 दुआ हो गए 24 और 5 की घात 8 दुआ हो गए 16। अब इनको जोड़ लो, कितने हो गए 16 और 14 हो गए 30 ही होते, 30 और 24 हो गए 54। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो है वो कितनी मिलेगी 54 मिलेगी। इसलिए थोड़ा सा इस प्रकार के सवालों को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये सवाल आपको करना है 5 की घात 4, 6 की 9, 7 की 2, 9 की 4 और 8 की 6 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान करेंगे। देखो 5 अभाज्य है, 6 नहीं है तो 6 को तोड़ना पड़ेगा पहले, 9 नहीं है तो 9 को भी तोड़ना पड़ेगा और 8 नहीं है तो 8 को भी अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड से संबंधित सवाल ऐसे आते हैं। इसके बाद एक रह गया गुणनखंड, वो और देख लेते हैं। हालांकि उससे संबंधित सवाल एक आधा ही सवाल आपसे पूछता है और उतनी गहनता से हम नहीं पढ़ने वाले उसको, सिर्फ फॉर्मल जो बेसिक बातें हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम इसी का दूसरा भाग जिसका नाम है गुणनखंड। तो गुणनखंड और गुणज की हम बात करें तो इसमें बेसिक बातें हम पढ़ने वाले हैं, 1-2 फॉर्मल क्वेश्चन भी आएंगे। गुणनखंड किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करे। हमने अभी जो पढ़ा वो तो पढ़े थे अभाज्य गुणनखंड, यानी दी गई संख्या को सिर्फ अभाज्य संख्याओं में तोड़ना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। और ये है सिर्फ गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? वे सारी संख्याएं जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करें, चाहे वो भाज्य हो, चाहे वो अभाज्य हो, चाहे वो सम हो, चाहे वो विषम हो, इसका कोई मैटर नहीं करता। उदाहरण के तौर पर मैंने ये कहा कि हमारे पास है जैसे 25, ठीक है, 25 ले लो। अब 25 में जिसका भाग जा रहा है ना वो सारे के सारे इसके क्या होंगे गुणनखंड होंगे। तो 25 में 1 का भाग जा रहा है और 5 का जा रहा है और 25 का जा रहा है। तो इस 25 के गुणनखंड क्या क्या आ गए 1, 5 और 25 आ गए। इसी हिसाब से अगर आपसे ये पूछे कि 16 की गुणनखंड बताओ तो 16 में 1 का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, 4 का जा रहा है,
8 का जा रहा है और 16 का जा रहा है। तो 16 के ये सारे के सारे क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। मतलब दी गई संख्या में जिस जिसका भाग जाता है ना वो सारे उस संख्या के क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। यानी अब यहाँ पे 25 के गुणनखंड 1, 5 और 25 है, 16 के 1, 2, 4, 6, 8 और 16 है। इसी हिसाब से एक और लेके देखें हम, 32 के लेके देखें, 32 के रहने दो, 32 तो आ गया ना, 16 दूआ 32 होते। तो इसके अलावा हम बात करें, जैसे हमने बात कर ली 40 की, ठीक है, तो 40 में 2 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, उसके बाद 4 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, 10 का जा रहा है और 12, 13, 14, 15 का नहीं जा रहा, 20 का जाएगा, फिर 20 का जा रहा है और फिर 40 का जा रहा है। ये क्या आ गए, ये आ गया आपके पास 40 के गुणनखंड। अब ये मैंने 3 यहाँ पे गुणनखंड लिखे हैं, इन तीनों को अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो देखो एक सभी में आ रहा है, मतलब एक सभी में गुणनखंड होता है, एक सब का गुणनखंड होता है। और लास्ट में कौन आ रहा है, लास्ट में आ रहा है दी गई संख्या, जो संख्या दे रखी थी वही संख्या लास्ट में आ रही है। मतलब सबसे लास्ट में कौन आएगा, दी गई संख्या आएगी। मतलब 2 गुणनखंड हमें पक्का पता चल गया, गुणनखंड 2 तो हमेशा कन्फर्म मिलेंगे, एक तो 1 मिलेगा और एक दी गई संख्या मिलेगी, दोनों तो पक्का मिलेंगे, उनके बीच में और आएंगे वो अलग है, ठीक है। एक हम लिखते हैं गुणज। अब ये गुणज क्या होता है, गुणज होता है दी गई संख्या की टेबल में आने वाली सारी संख्याएं, यानी दी गई संख्या जो आपको संख्या दे रखी है उसको टेबल में, यानी उसकी टेबल का मतलब उसके जैसे जैसे हम गुणा करके चलेंगे। लाइक मैंने ये कहा कि 12 है, 12 के गुणज बताओ, तो आप 12 के गुणज बताओगे ना, तो 12 के गुणज क्या हो गए, 12 हो गया, फिर 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया, इस हिसाब से आगे चलता जाएगा। अगर मैं कहूँ 5 के गुणज बताओ, तो 5 के गुणज क्या हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, इस हिसाब से चलते जाएगा। मतलब दी गई संख्या का पहाड़ा यानी टेबल बोल देना ही उस संख्या के क्या कहलाते हैं, गुणज कहलाते हैं। अब गुणज में आप देखें तो सबसे पहले कौन आता है, दी गई संख्या, सबसे पहले दी गई संख्या ही आती है। तो यहाँ पे कुछ विशेष बातें हैं, छोटी छोटी है, लेकिन कई बार ये ऑप्शन में आपसे पूछ लेता है, क्या है कि सबसे छोटा गुणनखंड हमेशा 1 होता है, सबसे छोटा गुणनखंड हमेशा 1 होता है, 1 से छोटा कोई गुणनखंड नहीं होता। और सबसे बड़ा गुणनखंड दी गई संख्या स्वयं होती है, सबसे बड़ा जो गुणनखंड होगा वो दी गई संख्या होगी। सबसे छोटा तो 1 होगा और सबसे बड़ा क्या होगा, दी गई संख्या होगी। गुणनखंडों की बात कर रहा हूँ। और गुणनखंडों की संख्या हमेशा निश्चित होती है, यानी हम ज्ञात कर सकते हैं गुणनखंड कितने आएंगे। लाइक मैंने ये कहा कि मेरे पास 15 है, ठीक है, 15 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है और 15 का जा रहा है, और किसी का जा रहा है, नहीं जा रहा। तो इसमें हम देखें तो सबसे छोटा कौन आया, 1 आता है, सबसे बड़ा दी गई संख्या खुद आती है, और इनकी संख्या हमेशा फिक्स होती है। जैसे 15 की गुणनखंडों की संख्या पूछे तो हम बोल देंगे 15 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है जी, 4 है, ठीक है। ये बातें गुणनखंड के बारे में। गुणज में क्या होगा, सबसे छोटा गुणज दी गई संख्या स्वयं होती है, सबसे छोटा गुणज जो होगा वो दी गई संख्या खुद होगी, उसके अलावा कोई छोटा नहीं होगा। गुणजों की संख्या अनंत होती है, वो गिन नहीं सकते, गुणजों की संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते कि गुणज कितने मिलेंगे दी गई संख्या में। जैसे हमने ये बोला 5 में सबसे पहले कौन आ गया, दी गई संख्या, मतलब सबसे छोटा कौन हो गया, सबसे छोटा गुणज दी गई संख्या स्वयं होती है। और संख्या की बात करें कितने होते हैं, तो वो तो अनंत होते हैं, कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। मतलब गुणज निश्चित नहीं होते, गुणनखंड निश्चित होते हैं। सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है, सबसे बड़ा गुणनखंड दी गई संख्या होती है। सबसे छोटा गुणज दी गई संख्या होती है, और लास्ट में सबसे बड़ा पूछे गुणज, तो सबसे बड़ा तो हम बता ही नहीं सकते, अनंत होते हैं, वो तो कितने भी ज्ञात किए जा सकते हैं, ठीक है। अब इनसे संबंधित सवाल जो है वो कैसे देता है, ये देख लो। 84 के ऐसे गुणनखंडों का योग ज्ञात करो जो 7 के गुणजों, 84 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है जो 7 के गुणजों। अब हम यह तो यह कैसे करें कि 84 के सारे गुणनखंड निकालो, फिर उसमें 7 का भाग किस में जा रहा है वैसे कर लो। या इसका एक तरीका ये भी होता है कि हमें 84 को तोड़ना है, 84 को तोड़ना है, और किस में तोड़ना है, 7 के गुणजों में तोड़ना है। तो 7 इंटू, अब 7 का मैं किस से गुणा करूँ कि 84 आ जाए, 12 7 84 होता है, 12 कर लिया, ठीक है। 12 7 84, 84 के हमने तोड़ लिया। 7 तो इसलिए तोड़ा क्योंकि हमें 7 के गुण चाहिए थे, और 12 7 84 होता है, इसलिए दोनों बराबर हो गए। अब 12 के जितने भी आपके पास गुणनखंड होते हैं वो सारे लिख लो। 1 होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है और 12 भी होता है। इतने गुणनखंड होते हैं 12 के। अब 12 के गुणनखंड हो रहे हैं तो पहले देखो 7 का भाग, 7 का 1 से गुणा करूँगा, ये लो, इसमें भी भाग जाएगा भाई, जब इन दोनों के गुणा में भाग जा रहे हैं तो इन सभी में जाएगा। 7 इंटू 2 14 हो गए, फिर 7 इंटू 3 आ रहे तो 21 हो गए, फिर 7 इंटू 4 आ रहे तो 28 हो गए, फिर 7 इंटू 6 आ रहा है
42 हो गए, फिर 7 × 12 आ रहा है तो 84 हो गए, ये आ गए। अब इन सभी को जोड़ लो, 4 2 6 7 14 18 26 2 10 14 16 18 और 19 कितने आ गए? 196 आ गए। तो 84 के गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हो वो कितने मिलेंगे आपको? 196 मिल जाए। आगे वाले प्रश्न की बात करें तो आगे वाला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, 108 के ऐसे गुणनखंडों का योग ज्ञात करो जो 9 के गुणज है। 9 के गुणज कह रहा है, 9 के है तो वही बात है, 108 है तो ये लो 108 गुणा 9 के गुणज चाहिए तो 9 को किससे गुणा करें? x मान लो, 9 एकम 9 9 2 18 12 निमा 108 होते हैं, 12 बार करेंगे। अब 12 के फिर गुणज देख लो, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 6 होता है और 12 होता है। तो इन सभी का गुणा करो, 9 1 का, 9 का 2 से, 9 का 3 से, 9 का 4 से, 9 का 6 से और 9 का 12 से। 12 9 108 हो गए, 9 6 54 हो गए, 9 4 36 हो गए, 9 3 27 हो गए, 9 2 18 हो गए और 9 1 9 हो गए। अब इनको जोड़ लो, 6 4 10 हो गए, 10 और 8 18 हो गए, 18 7 25 हो गए, 25 और 8 33 हो गए, 33 और 9 42 हो गए, ऐसे लग गया 4 4 और 5 9, 9 2 11, 11 3 14 और 1 15, अंसिल 1 और 1 2 कितने आ रहे हैं? 252 आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 252, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है 24 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अब 24 के गुणनखंड तो 24 में किस किस का भाग जा रहा है वो देख लो, जो 24 के गुणनखंड वो सारे हो जाएंगे। 24 में देखिए तो 1 का भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है और 24 का भी जा रहा है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 होते। तो 24 के गुणनखंडों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। आगे वाला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आगे वाला प्रश्न कह रहा है ये है 52,272 को p की घात 2 q की 3 और r की 4 लिखा जा सकता है जहाँ p q r अभाज्य हो तो 2p + q - r क्या होगा ये बताओ। तो पहले आप इस पी क्यू आर का मान निकालना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद ये मान निकलेगा। तो पी क्यू आर का मान निकालेंगे तो ये देखो इसने क्या दे रखा है, ये संख्या दे रखी है 52,272 दे रखी है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करो, पता लग जाएगा। 2 का भाग जा रहा है 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 का 1 3 0, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 का 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6, 2 4, फिर 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12, 2 7 14। अब 2 का नहीं जा रहा, अब 2 का नहीं जा रहा तो आगे वाली संख्या की बात कर ले कि आगे इसके अंदर किसका भाग जाएगा। अब जब 2 का नहीं गया तो उसके बाद 3 का देखो ज़रा, 13 15 3 18, 3 का चला जाएगा 1 0, 3 8 24, 2 3 9 27, 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9, 3 1 3 2, 3 1 3। ठीक है। फिर 3 का नहीं जा रहा, 11 का जा रहा है, 11 11 121 होते हैं, 11 एकम 11 होते हैं। अब देखो 2 कितनी बार आया? 4 बार आया और इसने 4 किसको दिया है? r को दे रखा है, मतलब r का मान जो है वो कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि r की घात 4 है और इधर हमारी 2 की घात 4 आई है तो मतलब 2 है r का मान। उसके बाद 3 घात में कौन आया? हमारे पास 3 आए और 3 घात में इसने q दे रखा है, मतलब q का मान 3 हो गया। और 2 घात में इसने p दे रखा है और 2 घात में हमारे पास आया 11। तो हमारे पास r का मान 2 मिल गया, q का मान 3 मिल गया और p का मान 2 मिल गया। ठीक है, सॉरी 11 मिल गया p का मान। ये सारे मान आ गए। क्या पूछ रहा था? 2p, 2 गुणा p का मान 11 प्लस q 3 और माइनस r का मान 2। तो 11 दूगा 22 प्लस 3 माइनस 2, 3 25 हो गए, माइनस 2 कितना बच गया? 23 बच गया। तो कौन सा उत्तर आ जाएगा? 23, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब इसका एक सवाल सेम ऊपर वाले जैसा ही है। ये सवाल 21,168 बराबर 2 की a गुणा 3 की b और 7 की c हो तो 4a - 5b + c क्या होगा? ये आपको करना है। क्या होगा आप देख लेंगे। ठीक है। तो ये थे आपकी रीट लेवल फर्स्ट का सेकंड टॉपिक जिसका नाम था गुणनखंड, और उसमें अभाज्य गुणनखंड, और उसमें भी हमने गुणनखंड और गुणज एक एक्स्ट्रा पढ़ लिया थोड़ा बेसिक, क्योंकि इसमें ऐसे संबंधित सवाल पिछले वर्ष पूछे गए थे, इसलिए हमने यहाँ पे इसे पढ़ा है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और इसके आगे जो घंटे का बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप उस पर विजिट कर सकते हैं। तो मिलूँगा फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे फिर रीट लेवल फर्स्ट मैथ्स के आगे वाले टॉपिक के बारे में और देखेंगे कि उसमें क्या है कुछ विशेष। ठीक है, तब तक के लिए सभी को शुभ देह।